हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सिंटेक्स को हम लोग आगे समझना शुरू करेंगे। रूल नंबर 42 से आगे ज़रा समझते हैं। रूल नंबर 41 तक जो है वो हम लोग पहले समझ चुके हैं। रूल नंबर 42 क्या है, जरा समझिए। इफ़ 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ द रेस्ट ऑफ अ क्वार्टर ऑफ पार्ट ऑफ 10% ऑफ, ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड मैथमेटिकल टर्म में यूज होने वाले वर्ड हैं। नहीं, जैसे 20% ऑफ, 30% ऑफ, उसके बाद मोस्ट ऑफ, मोस्ट, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सारे जो वर्ड हैं ये एक बड़े से भाग के एक कुछ हिस्से को दर्शाने वाले सभी शब्द हैं। 1/3 ऑफ जनरली आप लोगों ने देखा होगा मैथमेटिकल टर्म में 1/3 यानी कि 1/3। नहीं, कैसे लिखते हैं हम लोग? 1, उसके बाद जो बाई का साइन है वो लिखते हैं, उसके बाद 3 लिखते हैं। 2/3 ऑफ 2/3। तो रूल 42 क्या कहता है कि अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में करते हैं तो उसके साथ क्या कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। तो रूल देखिए, इन सभी शब्दों के बाद यदि आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, नहीं, और क्या कहते हैं, इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और इनका प्रयोग आप किस तरह करते हैं? सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो इट फंक्शंस एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इसलिए इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, इसलिए यह एक सिंगुलर वर्ब लेता है। दैट मीन्स कि जब भी ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे तो इनके बाद यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसके साथ और भी रूल हैं जिनको हम लोग इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि इनके बाद हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन पहले भी बताया गया है। अनकाउंटेबल नाउन दैट मीन्स कि जिनकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो इनसे जो सब्जेक्ट बनता है वह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है, इसीलिए इनके बाद जो वर्ब प्रयोग किया जाता है वह भी सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, 1/3 ऑफ द मिल्क। मिल्क कितना यहाँ यूज किया गया है इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन जितना भी मिल्क यूज किया गया है उसके 1/3 1/3 की बात की जा रही है यहाँ पर। इज येट टू बी सोल्ड, अभी बेचा जाना बिल्कुल बाकी है, यानी कि दूध जितना भी है उसका 1/3 के बारे में बातचीत किया जा रहा है। देखिए, तो 1/3 ऑफ तो प्रयोग किया गया, इसके बाद आने वाला जो हमारा नाउन है वो मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। 10% ऑफ द टी, ध्यान दीजिएगा, टी एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले प्रयोग किया गया 10% ऑफ, यानी कि ये 10% ऑफ द टी, इतना पूरा हमारा जो है वो वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। 10% ऑफ द टी इज यूजलेस, चाय का 10% यूजलेस है, अनुपयोगी है।
सम कॉफ़ी इज़ अवेलेबल हियर, ध्यान दीजिएगा सम का प्रयोग किया गया, उसके बाद कॉफ़ी का प्रयोग किया गया। तो सम और कॉफ़ी दोनों मिल करके हमारा वाक्य का सब्जेक्ट बना, और सब्जेक्ट कैसा बना, सिंगुलर सब्जेक्ट बना, इसलिए वर्ब जो है वो सिंगुलर प्रयोग किया गया। हाफ ऑफ द लैंड, जो भूमि है, जमीन है, उसके आधे भाग की यहाँ बात की जा रही है। तो हाफ ऑफ द लैंड इज इरिगेटेड। इरिगेट मतलब होता है सिंचाई करना, खेत में पानी देना, सिंचाई करना। तो भूमि का आधा हिस्सा इज इरिगेटेड, सिंचित है, यानी कि सींचा गया है। जो सिंचाई की गई है वो भूमि के आधे हिस्से की ही सिंचाई की गई है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी इस तरह के आपको शब्द प्रयोग किए हुए मिल जाएंगे, और इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, तो वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 43, उसी रूल से रिलेटेड भी यह भी रूल है। यहाँ पर भी उन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है, कहते हैं कि यदि इन सभी शब्दों के बाद, जहाँ भी इन सभी शब्द का प्रयोग करते हैं, इनके बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, इससे पहले वाले रूल में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया था, यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन्हीं सभी शब्दों के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा और वह हमारे सेंटेंस के वाक्य जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसका यदि वह सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट की तरह यदि वह कार्य करेगा, तो यह प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। इसलिए सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, इसलिए इसके बाद हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्रयोग होने वाले शब्द वही हैं, लेकिन उनके बाद प्रयोग किए जाने वाला जो नाउन है वह बदल जा रहा है। यहाँ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल की तरह काम कर रहा है और वर्ब भी प्लूरल प्रयोग किया जा रहा है। एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। 3/4 ऑफ द बुक्स आर रेडी। एक बुक है, उसका प्लूरल फॉर्म यहाँ प्रयोग किया गया है, बुक्स, इसलिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लूरल बन रहा है। 3/4 ऑफ द बुक्स, जो किताबें हैं उनका 3/4 यानी कि 3/4 आर रेडी, किताबों की 3/4 भाग तैयार है। बात को समझिएगा। सेकेंड नंबर, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। सबसे पहले नाउन जो प्रयोग किया गया है उस पर ध्यान दिया जाए। द स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है, इसके पहले द 40% ऑफ का प्रयोग किया गया है। ये सभी मिल करके हमारे सब्जेक्ट को प्लूरल बनाते हैं। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों का 40% हैव पास्ड, पास हो गया है। चूँकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ प्लूरल हो रहा है, इसलिए वर्ब जो है वो हैव प्लूरल प्रयोग किया गया है। तो इन्हीं सभी शब्दों के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। थर्ड नंबर एग्जाम्पल, हाफ ऑफ द मैंगोज वेर रोटेन।
हाफ ऑफ द मैंगोज, जितने भी आम हैं उनका आधा। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि मैंगोज का प्रयोग किया गया है, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट हाफ ऑफ द मैंगोज, जो कि ये पूरा हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब वर यहाँ प्लूरल प्रयोग किया गया है। रोटेन, रोटेन की हिंदी होती है सड़ा हुआ, सड़ जाना किसी भी चीज़ को। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाफ ऑफ द मैंगो वाज रोटेन, अगर यही हाफ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा और इसके बाद अगर सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। हाफ ऑफ द मैंगो वाज रोटेन। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है, मैंगोज यानी कि संख्या में एक से अधिक आम को दर्शाया गया है। उन सभी आमों का आधा भाग, मान लीजिए अगर आमों की संख्या 10 है तो 10 का आधा, यानी कि यहाँ पर केवल 5 आम की बात की जा रही है। जबकि 4th नंबर एग्जाम्पल में आम एक ही है, उसके आधे भाग की यहाँ बात की जा रही है। तो जब भी आप इनका प्रयोग करते हैं तो इनके प्रयोग पर ध्यान दें। नेक्स्ट रूल नोट के रूप में है। यहां पर क्या बताया गया है कि शब्द तो वही है, ध्यान से देखिए, शब्द वही है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली क्या बात है, तो जो हमने रूल नंबर 42 देखा उसमें अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया। रूल नंबर 43 में प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया। और यह नोट के रूप में यह दर्शा रहे हैं कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इनके बाद प्रयोग हो, नहीं, जैसे ये जो वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं, यदि इनके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाता है तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी जो है एक क्वांटिटी, एक मात्रा को ही दर्शाता है। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। 1/3 ऑफ द वॉल, एक दीवार है, गिन सकते हैं, उस दीवार के 1/3 भाग की यहां बात की जा रही है। दीवार के 1/3 भाग की बात की जा रही है, यानी कि एक मात्रा को हम दर्शा रहे हैं। इसको और बेहतर तरीके से इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं। द मैंगो, एक आम है, काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन है। अगर हम बोले कि इसका आधा, यानी कि हमने क्या किया, उसके मात्रा को दर्शाया। एग्जाम्पल के रूप में एक स्टूडेंट है और बोले कि उस स्टूडेंट का आधा भाग, यानी कि यहां क्या किया गया है, उसके आधे शरीर के बारे में बातचीत की जा रही है। नहीं, तो जब भी ये शब्द जो प्रयोग किए गए हैं, इन सभी शब्दों के बाद आप क्या करते हैं, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्वांटिटी को, मात्रा को दर्शाना शुरू कर देता है। और इस कारण से हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा।
और सिंगुलर सब्जेक्ट यदि बनेगा तो जो ये वर्ब है ये वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। इसीलिए 1/3 ऑफ द वॉल हैज़ बीन पेंटेड, यह सेंटेंस सही माना जाएगा। लेकिन यही यदि आप प्रयोग करते हैं 1/3 ऑफ द वॉल हैव बीन पेंटेड तो यह सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि 1/3 ऑफ द वॉल यह हमारा एक क्वांटिटी दर्शाने वाला सब्जेक्ट बन गया है। और जब भी क्वांटिटी दर्शाने वाले सब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल वह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 44। जरा रूल को देखा जाए, पढ़ा जाए। रूल नंबर 44 में बात की जा रही है द परसेंटेज ऑफ की। अक्सर हम लोग बोलचाल में किसी भी चीज़ के परसेंटेज को दर्शाते हैं, नहीं, किसी भी चीज़ का इतना परसेंट ना, इस तरह से। तो रूल ये है कि द परसेंटेज ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाए या फिर प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाए। द परसेंटेज ऑफ के बाद आप अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करें या फिर आप प्लूरल नाउन का प्रयोग करें, दोनों ही स्थिति में अगर आप वाक्य का सब्जेक्ट इसे बनाते हैं तो ये किस तरह से काम करता है? बिल्कुल यह काम करता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। तो इट फंक्शंस एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, यह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सो इट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, इसलिए यह हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। द परसेंटेज ऑफ के बाद आप अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करें, आप इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करें, किसी भी स्थिति में यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और इसलिए वर्ब भी जो है इसके बाद सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वाज वेरी लो, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वाज वेरी लो, यानी कि सफलता का जो प्रतिशत था वो बहुत ही कम था। अब आप यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ सक्सेस के बाद यदि यहाँ पर वेर का प्रयोग करते हैं तो फिर यह गलत माना जाएगा। इसी तरह से द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स, यानी कि निपुण शिक्षकों का जो प्रतिशत है वेरी स्मॉल, वह बहुत ही कम है। द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स के बाद यदि आप आर का प्रयोग कर देते हैं तो यह सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। नियम ये कहता है द परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो, आने वाला नाउन प्लूरल हो, लेकिन किसी भी स्थिति में वह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसलिए वर्ब भी जो है वह सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 45 पर जरा हम लोग ध्यान देते हैं। रूल नंबर 41 क्या है? मोर देन वन, मोर देन वन एक से ज़्यादा या एक की अपेक्षा ज़्यादा। तो मोर देन वन के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं तो मोर देन वन के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो क्या होगा? तो कहते हैं कि अगर इनका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आप करें, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यदि आप इनका प्रयोग करें तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है और सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर होगा तो फिर वर्ब भी जो है वो सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे मोर देन वन गर्ल वाज एब्सेंट, नहीं, अब यहाँ पर मोर देन के बाद ध्यान देना है कि वन का प्रयोग किया गया है, नहीं, और उसके बाद आने वाला हमारा नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए वर्ब भी जो है वो सिंगुलर प्रयोग किया गया है। अगर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। 46 में देखा जाए, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ नियम। यहाँ पर मोर देन के बाद वन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वन से ज़्यादा, आप 2, 3
जो भी आप प्रयोग कर लें। अगर इस तरह से आप प्रयोग करते हैं और इनके बाद यहाँ सिंगुलर ना काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया था, लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे और वाक्य का यह हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो यह प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसलिए वर्ब जो है वो प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए, मोर देन 2 बॉयज़, मोर देन आया, इसके बाद 1 नहीं आया है, 1 से ज़्यादा, 2 का प्रयोग किया गया है, 2 बॉयज़, इसलिए हमारा ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हुआ और वर्ब जो है वो प्लूरल प्रयोग किया गया है। इस स्थिति में यदि आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो फिर सेंटेंस गलत माना जाएगा। ओके, 47 इसी से मिलता जुलता रूल, जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 47 बिल्कुल ये भी मिलता जुलता ही रूल है। तो यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है, मोर का प्रयोग किया गया है, देन 1 का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन मोर और देन 1 के बीच एक प्लूरल नाउन प्रयोग किया गया है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि मोर का प्रयोग करना हो, मोर के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और उसके बाद देन 1 आएगा, तो इस स्थिति में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल ही माना जाएगा और वर्ब जो है वो प्लूरल ही प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले एक रूल हमने देखा था, मोर देन 1, एक से ज़्यादा। यहाँ पर रूल देखिए, मोर प्लूरल काउंटेबल नाउन देन 1। जरा गौर कीजिएगा एग्जाम्पल पर, मोर पेन्स देन 1, मोर देन 1 एक से ज़्यादा, मोर पेन्स देन 1 एक से ज़्यादा कलमे नहीं। तो अब यहाँ पर चूंकि एक नाउन प्लूरल प्रयोग किया गया है, तो इस कारण से नहीं, एक से ज़्यादा की बात की जा रही है, तो पेन्स भी नाउन प्लूरल, इस वजह से यहाँ जो हमारा वर्ब प्रयोग किया जाता है वह प्लूरल प्रयोग किया जाता है। तो मोर पेन्स देन 1 वे बॉट, नहीं, एक से ज़्यादा कलमें खरीदी गई। अगर इस स्थिति में आप वाज का प्रयोग कर दें, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दें, तो सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर स्ट्रक्चर इस प्रकार हो तो वर्ब जो है वो प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 42 में क्या था, रूल नंबर 45 में, रूल नंबर 45 में क्या था कि जो हमारा नाउन प्रयोग हो रहा था वो 1 के बाद, यानी कि नाउन हमारा सिंगुलर प्रयोग हो रहा था। लेकिन यहाँ रूल नंबर 47 में क्या है कि जो हमारा नाउन प्रयोग हुआ है वह नाउन मोर के बाद प्रयोग हुआ है और नाउन जो है वह प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन का जो असर है वो हमारे वर्ब पर पड़ रहा है। यहाँ क्या किया जा रहा है, एक नाउन को नहीं दर्शाया जा रहा है, एक के बाद जो आने वाला नाउन है वो नहीं दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर एक से ज़्यादा नाउन को दर्शाया जा रहा है, इसलिए जो वर्ब प्रयोग हुआ है वह पेन्स के अनुसार प्रयोग हुआ है। जबकि 45 वाले में जो नाउन प्रयोग किया गया है वो 1 के अनुसार प्रयोग किया गया है। 46 वाले में जो नाउन है ये बिल्कुल 1 के अलावा जो 2, 3 जो भी शब्द आ रहे हैं उसके अनुसार प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ भी जो वर्ब है वो प्लूरल प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखनी पड़ती है जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, हर स्थिति में। अगर 48 की बात करें तो द प्लस एडजेक्टिव्स की बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि हम लोगों ने आर्टिकल में देखा था। वहाँ पर बताया गया था कि द प्लस एडजेक्टिव जब भी प्रयोग किए जाते हैं तो वो
एक विशेष वर्ग समूह को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप रिच की बात कर रहे हैं, रिच मतलब हो गया धनी, लेकिन जब आप कहते हैं द रिच तो यह कहने का मतलब हो जाता है धनी लोग, द पुअर गरीब लोग। तो द के बाद जब भी एडजेक्टिव आता है तो वह एक वर्ग विशेष को दर्शाता है। तो रूल क्या है, जरा गौर कीजिएगा। द प्लस एडजेक्टिव जब भी प्रयोग किए जाएंगे ना, इज यूज एज प्लूरल नाउन, इनका प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाता है। टू डिनोट अ क्लास ऑफ पर्सन्स, नहीं, लोगों के एक वर्ग को दर्शाने के लिए द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में किया जाता है। द प्लस एडजेक्टिव इज यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर आप द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य के सेंटेंस के रूप में करते हैं, इट फंक्शंस एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो यह एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सो इट टेक्स प्लूरल वर्ब, इसलिए यह एक प्लूरल वर्ब लेता है। द रिच आर लेजी, अब लेजी होते हैं वो बात अलग है, आप यहाँ समझ लें। द रिच का प्रयोग किया गया है, द रिच के बाद बिल्कुल आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। द पुअर आर लेबोरियस, नहीं, द पुअर का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल आया है। बात वही है, द रिच मीन्स, इस जोड़ देना है यहाँ पर, द रिच मीन्स रिच पीपल, द रिच का मतलब हो गया धनी लोग, नहीं, द पुअर का मतलब हो गया पुअर लोग। अब ध्यान देते हैं हम लोग 49 पर। तो क्या है रूल नंबर 49? तो रूल नंबर 49 क्या है? इफ वन और टू, एक या दो, अक्सर हम लोग बोलने में ना इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वन और टू, एक या दो का प्रयोग किया जाए तो इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा, और जब ये वाक्य का सब्जेक्ट बनेंगे तो यह प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, और वर्ब भी जो है वो प्लूरल ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे वन और टू क्रिमिनल्स व सेंट टू जेल, एक या दो अपराधियों को जेल भेजा गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वन और टू का प्रयोग किया गया है, इसके बाद जो हमारा नाउन आया वो प्लूरल आया, और वन और टू के साथ क्रिमिनल्स जब एक साथ ये प्रयोग होंगे तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बनेगा, इसलिए वर्ब भी प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। अगर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो हम लोग जो है 49 तक ही रहने देते हैं, 50 से आगे नेक्स्ट क्लास में। पहले भी बताए थे आप लोग को, सिंटैक्स थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसके थोड़ा पार्ट्स ज़्यादा होंगे, लेकिन सभी को अच्छी तरह से समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बच्चे लोग बाय।